भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन था। 370 हटाने के बाद कश्मीर का या पूरे देश का कौन सा बदलाव हुआ है, ये अभी तक हमारी जानकारी में नहीं है। यानी धारा 370 का विकास से, डेवलपमेंट से, भारत की राजनीति से, भारतीयता से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल उनके मन की एक सनक थी जिसको उन्होंने दूर करने का काम किया। लेकिन सेना के लिए तो देखो सर्जिकल स्ट्राइक भी है और सेना को छूट दे दी है कि शूट एंड साइट का ऑर्डर भी दे दिया है, तो इसीलिए तो सेना के लोग देखिए सर्जिकल, मैं यही आपके ऊपर बात लाना चाह रहा हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक करना भारतीय सेना का एक हमेशा काम रहा है और उन्होंने हमेशा की भी है। वो केवल भाजपा के समय में हुई है ऐसा नहीं हुआ। भाजपा के समय में केवल एक राफेल डील हुई है जो पहले से चली आ रही थी, उसको क्लोज करने का काम किया। हम 58,000 करोड़ रुपए में 118 एयरक्राफ्ट खरीद रहे थे, अब वो 58,000 करोड़ रुपए में ही केवल 36 एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं। यानी 526 के एयरक्राफ्ट की कीमत 1656 करोड़ रुपए के लगभग हो गई है। फ्रांस जिस देश से वो एयरक्राफ्ट आ रहे हैं वहां भी जांच चल रही है भ्रष्टाचार की, भारत में भी चल रही है। इस वक्त भारत में एक भी ईमानदार एजेंसी नहीं है जो राफेल घोटाले की जांच कर सके। वो सारी जांच एजेंसियां भाजपा की बंधक बन चुकी हैं। अब राफेल का एक उदाहरण दिया, एक नई पिस्टल अगर ये भारत की सेना के लिए खरीद कर लाए हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारतीय सेना को हमेशा से ही खुली छूट रही है, लेकिन किसी भी आर्म फोर्सेस को इतनी खुली छूट देना कि वो मानवता के और देश के नागरिकों के खिलाफ खड़ी हो जाए, तो उस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण रखने ही पड़ते हैं। और वो नियंत्रण आज भी है। भारतीय सेना आज भी भारत के लिए पूरे मजबूती से काम कर रही है और पूरे अनुशासन के साथ काम कर रही है। लेकिन इनका राजनीतिक इस्तेमाल अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जनरल विपिन रावत जी की दुर्घटना में बहुत मृत्यु हुई है और मृत्यु होने के बाद उन्हें, क्योंकि वो सेना के ही काम से वहां गए हुए थे, तो शहीद का स्थान मिला और कांग्रेस ने उनको हमेशा सम्मान दिया है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी आए तो जनरल विपिन रावत जी का भी कटआउट इंदिरा जी के साथ था। यानी हमने आज जनरल विपिन रावत के जो बलिदान है उसको इंदिरा जी के बलिदान के साथ तोड़ने का काम किया। लेकिन इन्होंने क्या किया कि मोदी जी की रैली थी, जनरल विपिन रावत का जिक्र भी नहीं किया उन्होंने। ये लोग केवल इस्तेमाल करना जानते हैं। इसलिए आर्मी और सेना का जो इस्तेमाल आप कर रहे हैं, धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका लाभ देश की जनता को कुछ नहीं है। आप ध्रुवीकरण कीजिए, चुनाव जीत जाइए, लेकिन क्या उससे रोजगार और कारोबार के जिस काम के लिए आप सरकार बनाई थी, स्वास्थ्य के विषय में आपने क्या काम किया? मोदी जी ने कहा कि हम स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधारेंगे। क्या किया कि एक इंश्योरेंस पकड़ा दिया और वो इंश्योरेंस अपने आप में घोटाला है। आज आप बड़े बड़े अस्पतालों को प्रमोट कर रहे हैं, छोटे अस्पतालों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने शिक्षा के क्षेत्र में विकास की बात की। शिक्षा के क्षेत्र में नया कोई स्कूल नहीं बना, नया कोई कमरा नहीं बना। उत्तराखंड के 2000 स्कूल बंद कर दिए गए और करीब 3000 स्कूलों को प्राइवेट पीपीपी मोड पे देने की तैयारी चल रही है। आप हमारे शिक्षा के भवनों को, मंदिरों को बेचने पर तुले हैं। रेलवे में 90,000 नौकरी निकाली, आज रेलवे बेच चुके हैं आप। लोग आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, आपने आरक्षण खत्म करने के लिए आपने सीटें ही गायब कर दी पीछे से। और लगभग 32,000 पोस्टें जो आज खाली है, SC ST और OBC का जो प्रमोशन का बैकलॉग है वो खाली पड़ा हुआ है। वो आप कब भर्ती करेंगे? आज बैकलॉग पे चल रही है। लोग बेरोजगारी के लिए बाहर तरस रहे हैं, विभाग में कर्मचारियों की कमी है, उसके बावजूद भी सरकार नियुक्ति नहीं कर रही है, क्योंकि वो सरकार को उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सरकार कॉर्पोरेट मित्रों के इशारे पर काम करती है। वो नहीं चाहती कि सरकारी नौकरी लोग करें ताकि उन्हें अपने कर्मचारियों की सैलरी ना बढ़ानी पड़े। बहुत सीधा सीधा है कि हमारे दो की लूट चल रही है और इस लूट में सब लोग पीड़ित हैं। भाजपा के जुमले हवा में है। जी, कांग्रेस अपने आप में एक समुद्र कही जाने वाली पार्टी है। क्या ऐसे कारण बने कि अभी पिछले 7 साल से जो है बीजेपी ऊपर चल रही है, राज्य में, उत्तराखंड राज्य में भी बीजेपी ही आ रही है और कहीं ना कहीं लोग फिर भी बीजेपी को ही चाहते रहे, जबकि आपके कहने के अनुसार बीजेपी के राज्य में घोटाले होते हैं। देखिए, पिछले 2 साल से उत्तराखंड में कोई विशेष चुनाव नहीं हुआ है। 2 उपचुनाव हुए खाली, उसमें भाजपा जीत गई है। लेकिन वो सीटें भाजपा की परंपरागत रही, तो भाजपा के लिए जीतना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो चुनाव, उसमें सरकार नहीं गिरने जा रही थी, इसलिए जनता का कोई विशेष रुझान नहीं था। लेकिन अब उत्तराखंड के लोगों ने मन पक्का बना चुके हैं कि इस सरकार को तो हटाना है और यहाँ विकल्प केवल कांग्रेस है, तो कांग्रेस की तरफ वो आकर्षित होकर जाते हैं। और दूसरा, आज की डेट में जो नया युवा है, जो आज मैं कहता हूँ कि 18 से 30 साल के बीच का युवा है, वो समझ रहा है कि डेवलपमेंट केवल कांग्रेस कर सकती है, वो जुमलों में नहीं फंस रहा है। ये तो बात थी बीजेपी सरकार की, लेकिन आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे विकास के नाम पर ही वोट मांग रही है। दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी ने शिक्षा को, स्वास्थ्य को बहुत
तेजी से सुचारू किया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कांग्रेस को टक्कर दे सकती है? देखिए, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने किया, मैं निश्चित रूप से उसकी सराहना करूंगा, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने केवल एक दुल्हन के माथे पर एक बिंदी लगाने का काम किया। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले और उन्होंने स्कूलों को अच्छा भवन बनाने का काम किया, उसमें एक्स्ट्रा बजट खर्च किया। वो भवन जो पुराने थे, जैसे भी थे, वो कांग्रेस सरकार ने ही बनाए थे। शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था में एम्स, सफदरजंग हॉस्पिटल और दुनिया भर के अस्पताल कांग्रेस की सरकार ने ही बनाए थे, तो वो वहाँ पर स्थापित थे और वहाँ पर दिख रहे हैं, वो काम करते हुए दिख रहे हैं। अब दूसरी स्थिति कैसी है कि आम आदमी पार्टी अब दिल्ली मॉडल की बात करती है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में वो भाजपा और कांग्रेस के कार्यालय के बाहर खड़े हैं। कोई भी व्यक्ति नाराज होकर अगर निकलता है तो तुरंत लपक लेते हैं और उससे अपनी आम आदमी पार्टी की विचारधारा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है कि आम आदमी पार्टी के ना तो कोई लॉजिक है, ना विचारधारा है, ना समझ है। उन्होंने आर्मी के एक अधिकारी को अपना मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया और उत्तराखंड की सड़कों पर धक्के खाने के लिए छोड़ दिया। आज वो उसका साथ भी नहीं दे रहे। आज आम आदमी पार्टी के नाम पर हम जहाँ पर रहते हैं हरिद्वार में, इन 11 सीटों में एक भी कैंडिडेट उनका तैयार नहीं लड़ने के लिए, और वो कैंडिडेट अगर है भी तो तक कोई भी जन अभी तक सामने नहीं आया। तो देखिए, आम आदमी पार्टी केवल एक डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। बसपा भी डिस्ट्रैक्ट करेगी, आम आदमी पार्टी भी करेगी, यूपीडी भी करेगी। इनका डिस्ट्रैक्शन केवल भाजपा के इशारे पर कांग्रेस की वोट को शेयर करने का है, जिससे कांग्रेस को कमजोर किया जाए। ये बड़ी प्लानिंग है, हम उसको देख रहे हैं। इसी क्रम में ओवैसी भी आएंगे, वो भी कांग्रेस की वोट पर शेयर लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन छोटी छोटी राजनीति को, छोटी छोटी गलतियों को जनता समझ रही है और वो इन पार्टियों को साथ नहीं दे रहे। उनकी में भी कई बार प्रयास कर चुके हैं, तो कार्यक्रम के नाम पर वो लोग विफल रहे और ये विजन के नाम पर भी विफल रहे। तो जैसे कानपुर से आप भी दावेदार हैं, क्या कितने % चांस है कि आपको पार्टी टिकट मिलेगी, और आपको अगर टिकट मिलता है तो किन मुद्दों पे आप काम करोगे? देखिए, हम 1% चांस पे काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि पार्टी जिसको बेहतर समझेगी उसको देगी और हम भी उसी के साथ खड़े होंगे। और अगर पार्टी मुझे बेहतर समझेगी तो सब लोग मेरे साथ भी खड़े होंगे, तो ये सब मिलजुल के काम करेंगे। तो आपके अपने मुद्दे क्या होंगे, क्या मतलब क्या समस्या है कानपुर क्षेत्र में? लेकिन कानपुर में सबसे बड़ी समस्या तो वहाँ का विधायक है। वह लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता है, विकास कार्यों के नाम पर भ्रष्टाचार करता है और डेवलपमेंट के नाम पर उसने लोगों को केवल धोखा देने का काम किया है। लेकिन इसी धोखे के क्रम में एक व्यक्ति और आ गए जिन्होंने उत्तराखंड की राजनीति को, उत्तराखंड के चरित्र को कलंकित करने का काम किया। पीठ पत्रकारिता में लिप्त होकर जितनी निर्लजता और बेशर्मी दिखाई जा सकती थी वो दिखाई है, और आज वो हेलीकॉप्टर और गाड़ियां लेकर सिर्फ दिखावे में लगे हुए हैं। हम तो ये जानना चाहते हैं कि आपने जिन 2 मुख्यमंत्रियों के स्टिंग किए हैं उसका आपने आगे क्या काम किया? केवल भ्रष्टाचार और लूट की सहारे कब तक आप बनोगे? आपने सोचा कि कानपुर की जनता पिछड़ी हुई है,